हेलो दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरा नमस्कार। इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास की, और हमने अपने पिछले 5 वीडियो के अंदर मौर्य साम्राज्य का इतिहास देखा या मौर्य वंश देखा। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल कि मौर्यों के बाद कौन सा काल आया था, कौन से वंश ने मगध पर या भारत पर राज किया या शासन किया, जिसके अंदर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है शुंग वंश, शातवाहन वंश, कर्णव वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश। जो कि गुप्त वंश है वो अति महत्वपूर्ण है, जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा जाता है, क्लासिकल युग, जो कि अति महत्वपूर्ण टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास का, जो हम अगले वीडियो में इसे विस्तार से देखेंगे। गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ छोटे वंशों की, शुंग वंश, सातवाहन वंश। उनके बारे में कई बार दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है कंपटीशनों के अंदर, तो हमें उसका भी नॉलेज या ज्ञान होना चाहिए। तो आज मैं मौर्योत्तर काल के कुछ वंशों का आपके साथ साझा करूंगा, उनकी जानकारी हम देखेंगे इन नोट्सों के माध्यम से। तो सबसे पहले तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि मौर्य काल में भारत में निम्न बातें प्रथम बार हुई थी। कहने का मतलब मौर्य काल में भारत में प्रथम बार, पहली बार कौन कौन सी बातें हुई थी जो देखा जा सकता है भारतीय इतिहास में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कई बार कथन में बन करके सत्य असत्य कथन पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो पहली बार क्या क्या हुआ था मौर्य काल में भारत के अंदर। नंबर 1, प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई थी। प्रथम व्यापक साम्राज्य मौर्य काल में ही भारत में आया था। कहने का मतलब है कि प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना मौर्य काल में ही हुई थी। नंबर 2, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह। पहली बार भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह मौर्य काल में ही हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना, जो कि हमने देखा था शैलुकस की जो पुत्री थी हेलेना, उसके साथ हुआ था। यह भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल विवाह माना जाता है। नंबर 3 दोस्तों, प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत मौर्य काल से हुई थी भारत में पहली बार। कहने मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था के जनक माने जाते हैं। कहने का मतलब मौर्य काल से पहले भारत में कोई प्रशासनिक व्यवस्था सही प्रकार से नहीं थी। कहने का मतलब है कि भारत के इतिहास का क्रमबद्ध अध्ययन या वर्णन किया जाता है तो वो मौर्य काल से ही किया जाता है। हालांकि इससे पहले हमने सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद इनके बारे में देखा था, लेकिन ये क्रमबद्ध नहीं है। कहने का इनमें कोई सही प्रशासन नहीं बताया गया है। उसके बाद में देखो नंबर 4, जन्म मृत्यु पंजीकरण की शुरुआत मौर्य काल में हुई थी भारत के अंदर पहली बार। जन्म मृत्यु पंजीकरण की शुरुआत, जो कि सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया, ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई है। उसके बाद में नंबर 5, चंद्रगुप्त मौर्य ने नर्मदा नदी पार करके पहली बार दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। पहली बार दक्षिण भारत की तरफ जाने वाला राजा मौर्य काल में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य, जो नर्मदा नदी पार करके नर्मदा नदी के उस पार दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। ये भारत में पहली बार हुआ था, इससे पहले नहीं किसी राजा ने दक्षिण भारत पर जीत प्राप्त की थी। उसके बाद में हुआ होगा, लेकिन उससे पहले नहीं हुआ। पहली बार, प्रथम बार भारत में होने वाली बातों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं मौर्य काल में। प्रथम शासक अशोक, महान सम्राट अशोक अहिंसा का पालन करने वाला
पालन करने वाला पहला शासक बना था भारत का अशोक। कहने का लव भेरी घोष की जगह धाम घोष की नीति अपनाई थी। ये पहला शासक, पहला नरेश, पहला राजा, पहला सम्राट था अशोक। इससे पहले कोई शासक ऐसा नहीं हुआ जिसने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके नैतिक धार्मिक नीति अपनाई हो। पहला अशोक था मौर्य काल में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में नंबर 7, शिलालेख और स्तंभ लेख स्तूप। शिलालेख और स्तंभ लेख मान लो, स्तूप मान लो, का प्रचलन अशोक द्वारा पहली बार भारत में किया गया था मौर्य काल में। पहली बार शिलालेख का प्रचलन भारत में। हाँ, उसके बाद में हो सकता है कई शासकों ने किए होंगे, जो भी अपनी शिलालेख है, अभिलेख है, जो भी स्तूप है, जो भी स्तंभ बनवाए होंगे, लेकिन मौर्य काल में पहली बार अशोक ने करवाए भारत के अंदर। ये 7 ऐसी बातें हैं दोस्तों जो भारत में पहली बार हुई थी मौर्य काल के अंदर। तो ये 7 बातें जरूर ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण जानकारी है ये जो मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूं कि मौर्य काल में भारत के अंदर प्रथम पहली बार क्या क्या बातें हुई। ये हमने देखा 7 पॉइंट। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में कौन कौन शासक, कौन कौन से वंश आए थे, उनके बारे में थोड़ा सा, हालांकि मैं ज़्यादा विस्तार से तो नहीं बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो के अंदर, लेकिन थोड़ा सा आपको अवगत करवा देता हूं कि कौन कौन सा वंश आया था, उनके संस्थापक या प्रतापी शासक या महान शासक कौन हुए थे, उसके बारे में मैं आज कुछ बातें आपके साथ साझा करूंगा। जो बार बार कहता रहता हूं दोस्तों, संपूर्ण नहीं लेकिन बहुत कुछ, पूरा नहीं बहुत कुछ मैं आपको बता रहा हूं, जो कि कई बार कंपटीशनों में ये काम भी आ जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रही हैं कि मौर्योत्तर काल के अंदर कौन कौन से वंश हुए थे, कौन कौन से वंश हुए थे, उनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा कर रही हैं। शुंग वंश अति महत्वपूर्ण है। 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व, इसकी स्थापना 185 ईसा पूर्व। मौर्य के बाद कौन सा वंश आया? बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। शुंग वंश आया था। पुष्यमित्र शुंग जो इसका संस्थापक था, ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को मारकर की। इसकी स्थापना शुंग वंश की, जो बृहद्रथ का प्रधान सेनापति था, एक ब्राह्मण था शुंग। और कहा जाता है कि यहाँ बौद्ध धर्म के कहना, अशोक ने जब बौद्ध धर्म का प्रचार किया तो ब्राह्मण धर्म का एक प्रकार से पतन सा नजर आ रहा था। तो कहते हैं कि शुंग वंश में वापस ब्राह्मण धर्म का उदय हुआ था, वापस ब्राह्मण धर्म आ जाता है। शुंग उज्जैन प्रदेश के थे। कहाँ के थे? उज्जैन प्रदेश के थे, ऐसा माना जाता है इतिहास में। जहाँ इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे, ऐसा माना जाता है। और हमने देखा भी पुष्यमित्र शुंग है वो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का प्रधान सेनापति था, ऐसा हमने देखा है। उसके बाद में हर्षचरित्र में पुष्यमित्र शुंग को अनार्य तथा निम्न उत्पत्ति का बताया है। हर्ष चरित्र के अंदर जो कि पुष्यमित्र शुंग को क्या अनार्य तथा निम्न उत्पत्ति का बताया। इसने राज्य काल में 2 बार, किसने? पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किया था। पुष्यमित्र शुंग ने सुप्रसिद्ध संस्कृत के व्याकरण के महान रचनाकार मान लो या व्याकरण के महान विद्वान मान लो पांतजलि अश्वमेध यज्ञ में उसका पुरोहित था। बढ़िया क्वेश्चन निकलता है। पंतजलि किसके समय? शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग के समय। अन्य शासक में अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति अंतिम शासक था। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। पुष्यमित्र शुंग
पहला था। ये 2 क्वेश्चन तो जरूर ध्यान में रखना है। उसके बाद में कन्नव वंश, जिसका कोई जरा इतिहास नहीं मिलता, 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक शासन करता है। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके उसके सचिव वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कन्नव वंश की नींव रखी थी, स्थापना की थी वासुदेव ने। बस इतना ही इतिहास के अंदर इसकी जानकारी मिलती है, इतना ही बताया गया है। उसके बाद में सातवाहन वंश, अति महत्वपूर्ण सातवाहन वंश, आंध्र कौन सा क्षेत्र, गोदावरी और कृष्णा नदियों की जो घाटी का क्षेत्र है जिसे आंध्र कहा जाता है, में सीमुक, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। सीमुक नामक व्यक्ति ने सातवाहन वंश की नींव रखी थी। संस्थापक सातवाहन वंश का सीमुक। यह राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात है, दोनों नामों से जाना जाता है सातवाहन वंश। उसके बाद में आप देखोगे सातकर्णी प्रथम इस वंश का प्रथम योग्य शासक माना जाता है, पहला यौगिक शासक। जबकि संस्थापक सीमुक होगा, जबकि पहला योग्य शासक पूछे तो सातकर्णी प्रथम होगा। पुराणों में किसको सातकर्णी प्रथम को कर्सन का पुत्र कहा गया है, भगवान श्री कर्सन का पुत्र बताया गया है। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया था, ऐसा माना जाता है। और इसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान, जिसे आधुनिक में पैठन कहा जाता है, पैठन उस समय प्रतिष्ठान नाम था, नामक नगरी थी इसकी राजधानी। किसकी, सातकर्णी प्रथम की, जो इस वंश का प्रथम योग्य शासक था। गौतमी पुत्र सातकर्णी, यह इस वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था। गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखना, कई बार पूछा जा सकता है। जो कि 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक शासन किया था, 23वां सबसे महान शासक माना जाता है। उसने अपने को एक मात्र ब्राह्मण कहा, शकों को हराया तथा क्षत्रिय शासकों के द्रप को चूर किया था। इसकी सेना विजयों की जानकारी इसकी मां वलश्री के नासिक प्रस्तुति से मिलती है, ऐसा माना जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेणकटक स्वामी नासिक जिले की उपाधि धारण की तथा वेणकटक नामक नगर की स्थापना की थी, ऐसा भी माना जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी का साम्राज्य संभवतः उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। उसे राजा राज तथा विंध्य नरेश की उपाधि ग्रहण की थी। इसके बाद में वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, जो कि इसका पुत्र था, वो शासक बना था। उसके बाद में यज्ञश्री सातकर्णी, सातवाहन वंश का यह अंतिम महत्वपूर्ण राजा था, यज्ञश्री सातकर्णी, जो कि सातवाहन वंश का यह अंतिम महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। ये था सातवाहन वंश। उसके बाद में शक, जो कि याद रखना दोस्तों, शक 5 शाखाओं में विभक्त थे, ऐसा माना जाता है। 5 शाखाओं में विभक्त थे, ऐसा माना जाता है शकों के बारे में, जो कि जिनमें प्रथम अफगानिस्तान में, दूसरी जो कि आप देखोगे तक्षशिला, तीसरी मथुरा में, चौथी पश्चिमी भारत में, 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। इन्हें याद रखना, जो कि भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। इन्हें सीथियन भी कहा जाता है शक वंश को।
जो कि शक शासकों की भारत में 2 शाखाएं हो गई थी। कितनी शाखाएं? 2 हो गई थी, जो कि उत्तर क्षत्रप जो कि तक्षशिला व मथुरा के थे, तक्षशिला में मथुरा के थे। पश्चिम नंबर 2 पश्चिमी क्षत्रप जो नासिक व उज्जैन के थे। ये 2 शाखाएं भारत में मानी जाती है। भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी में हुआ था। रुद्रदामन जो कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार भी करवाएगा, वही है रुद्रदामन। रुद्रदामन बहुत ही महत्वपूर्ण शासक बताया जाता है, जो कि रुद्रदामन ने अपने समकालीन सातकर्णी राजा वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को बाहर किया था, हराया था। तो कहने के लिए सातवाहन वंश का शक वंश का ये प्रतापी शासक था। इस वंश शक का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। ये दोस्तों नोट करना कि शक वंश का अंतिम शासक कौन था? रुद्र सिंह तृतीय था। अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश जो कि पार्थियाई लोगों के बाद कुषाण आए थे, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है, जिन्हें यूची या तोचिरियन तोखारी भी कहा जाता है। कनिष्क जो कि 78 ईस्वी में आया था, यह इस वंश का महानतम शासक था, कुषाण वंश का। इसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो शक संवत कहलाता है। भारत सरकार इसी को मान्यता दे रखी है। दोस्तों याद रखना, विक्रम संवत नहीं, भारत सरकार कहना भारत का जो शक संवत है वो कौन सा है? शक संवत माना जाता है। ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा गया है कि भारत सरकार इसी पे कार्य करती है। भारत सरकार इसी पे कार्य करती है। तो ये कब? 78 ईसा पूर्व। किसने? कुषाण ने। कुषाण वंश में कौन हुआ था? कनिष्क हुआ था। उसके बाद में चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर कोंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में करवाई थी। किसने? कनिष्क ने। कनिष्क ने करवाई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब, कहां और किसने करवाई? कौन अध्यक्षता? चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में करवाई गई थी, कनिष्क के शासनकाल में। इस वंश का अंतिम योग्य सम्राट वासुदेव था, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि, नोट करना दोस्तों, कनिष्क के दरबार में पार्श्व वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक, नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे। कहने का मतलब कनिष्क है वो बहुत ही प्रतापी शासक हुआ था कुषाण वंश का, जो कहा करता था मैंने उत्तर को छोड़कर शेष 3 क्षेत्रों को जीत लिया है। ये कौन कहता था? कनिष्क कहता था। बहुत ही प्रतापी शासक हुआ था। कहने का मतलब कुषाण वंश का। मेरे प्यारे दोस्तों, इसे भी नोट करना, क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपके साथ साझा कर रहा हूं, इन्हें भी नोट करना कि मौर्योत्तरकालीन साहित्य, मौर्यों के बाद जो वंश आए उनके अंदर कौन सा साहित्य, कौन कौन से विद्वान लेखक आए, कौन कौन सी रचना लिखी उन्होंने, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ पे। तो याद रखना, मौर्योत्तरकालीन साहित्य कौन कौन सा माना जाता है, क्योंकि वंश पूछा जा सकता है, कब की थी पूछा जा सकता है, किसकी रचना थी, किसका ग्रंथ था पूछा जा सकता है। दोनों तीनों प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 1, पंतजलि का महाभाष्य मौर्योत्तरकालीन साहित्य है। पंतजलि का महाभाष्य, महाभाष्य रचना है, ग्रंथ है, किसकी?
पंतजलि की, तो पंतजलि का महाभाष्य। भास का स्वप्न व वासोदत्तम, स्वप्न वासोदत्तम प्रसिद्ध रचना है। भास का नाटक है बहुत ही प्रसिद्ध, मौर्योत्तरकालीन साहित्य में ही स्थान है इसका भी। हाल का गाथा सप्तशती, किसकी? हॉल की महत्वपूर्ण रचना या ग्रंथ है। उसके बाद में अश्वघोष का सौंदरानंद, सौंदरानंद और बुद्ध चरित्र। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? अश्वघोष। अश्वघोष की रचना कौन सी है? बुद्ध चरित्र। दोनों प्रकार से बनाए जा सकते हैं। उसके बाद में वत्स्यायन, वात्स्यायन का कामसूत्र, ये भी मौर्योत्तरकालीन साहित्य में माना जाता है। चरक का चरक संहिता, हमने देखा था कुषाण वंश में हुआ था चरक, जो कि कंस के दरबार में था। भारत का नाट्य शास्त्र, ये 7 प्रसिद्ध रचनाएं, प्रसिद्ध विद्वान जो है वो मौर्योत्तरकालीन के माने जाते, मौर्यों के बाद हुए थे। इन्हें जरूर नोट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये था मौर्योत्तरकालीन साहित्य, जो कि याद रखना है। पंतजलि का महाभाष्य, भास का स्वप्न वासोदत्तम, हाल का गाथा सप्तशती, अश्वघोष का सौंदरानंद और बुद्ध चरित्र, यहाँ 2 ग्रंथ है, बुद्ध चरित्र। उसके बाद में वात्स्यायन का कामसूत्र, उसके बाद में चरक का चरक संहिता, और उसके बाद में भारत का नाट्य शास्त्र। ये रचनाएं जरूर ध्यान में रखना है। उसके बाद में सुदर्शन झील विवरण। आज एक छोटी सी बात और आपके साथ साझा कर रहा हूं, जो प्राचीन भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण बिंदु कहा जा सकता है। सुदर्शन झील, जो कि शासक, वंश और अधिकारी। नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य वंश, कौन सा? मौर्य वंश। अधिकारी कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य था, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था, सुदर्शन झील का, गिरनार नामक पर्वत, सौराष्ट्र। यह अधिकारी था पुष्यगुप्त वैश्य, जो वहां का गवर्नर कह दो, अधिकारी कह दो, निर्माण करने वाला, और उस समय ये शासक था। ये शासक होंगे। नंबर 2 अशोक, महान सम्राट अशोक मौर्य वंशी होगा। तू शासक, जो उस समय अधिकारी था, और सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार करवाया गया था अशोक के द्वारा, जीर्णोद्वार करवाया गया था। मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, निर्माण पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य होगा। नंबर 3 रुद्रदामन, जो कि हमने देखा था शक वंश में, जो कि शक वंश में आया था। रुद्रदामन प्रथम, यही शासक है। रुद्रदामन प्रथम, शक कह दो, क्षत्रप कह दो, सिथियन वंश का कह दो, तीनों एक ही बात है। शक वंश का क्षत्रप भी कहा है भारत में, और उन्हें सिथियन भी कहा जाता है। एक ही है ये तीनों। जो कि अधिकारी होगा सुविख्यात, सुविख्यात इस समय अधिकारी था, इसने भी जीर्णोद्वार करवाया था। उसके बाद में नंबर 4 स्कंदगुप्त, गुप्त वंश का था, चक्रपालित उस समय अधिकारी था, इसने भी जीर्णोद्वार करवाया था। ये गुप्त वंश का था, जो अगला ही टॉपिक देखेंगे एक रोचक जानकारी के साथ, महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, गुप्त वंश। तो सुदर्शन झील के बारे में हमने देखा, निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, जीर्णोद्वार किन किन 3 शासकों ने करवाया, कौन कौन से वंश के थे, क्या क्या उनका नाम था, और उनके अधिकारी कौन थे। ये सारणी जरूर नोट करना, ये सारणी जरूर अपने नोट्सों में तैयार करना। इसको कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की मौर्योत्तर काल, शोंग वंश, कन्न वंश, सातवाहन वंश, शक वंश, कुषाण वंश, और अगला आएगा गुप्त काल, गुप्त वंश।
गुप्त युग, गुप्त साम्राज्य, जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गुप्त काल में भारत का जितना विकास हुआ उतना विकास किसी भी साम्राज्य, किसी भी वंश, किसी भी काल, किसी भी युग में नहीं हुआ था। और कहा जाता है कि जो गुप्त थे ये कुषाणों के सामंत थे, कुषाणों के सामंत थे, जिनकी जानकारी हमें ऐतिहासिक स्रोतों से प्राप्त होती है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से देखेंगे। तो आज हमने बात की शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, शक वंश, कुषाण वंश की, और अगले वीडियो में बात करेंगे गुप्त काल की। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सदा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।